पॉक्सो के केस में आपने कहा कि जो भी ऐसे क्राइम्स होते हैं उसमें अपने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो कितने परसेंटेज होंगे जो ऐसे होंगे? मेरे पास जो केसेस आए हैं उनमें तो 70% है। यू मीन टू से 70% अपने ही घर के लोग अपने ही थे? घर के लोग, अपने ही घर के टीचर्स, नेबर्स, फ्रेंड्स। पॉक्सो एक्ट को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी करते हैं। जी। तो उस केस में कोई पेनल्टी वगैरह है क्या जो इसको रॉन्गली लोगों को एक्यूज़ कर देते हैं? देखिए, अगर प्रूव हो गया कि ये पॉक्सो जो है वो मिसयूज़ हुआ है, राइट। तो ऑफ कोर्स जिन्होंने जो गार्डियन है, जिन्होंने केस लगाया है, उनके ऊपर केसेस हो सकते हैं। जैसे कई केसेस बहुत ब्रूटल होते हैं, और ऐसे केसेस को क्या हमें उनको एडल्ट की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए या बिल्कुल ट्रीट करना चाहिए। और सुप्रीम आफ्टर निर्भया कांड ये तो गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं। फैक्ट जो वो निर्भया कांड में भी जो वो माइनर था वो एज एन एडल्ट ट्रीट हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम सोमनाथ। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ साइकोरन टॉक्स। और आज हमारे साथ हैं नोटेड लॉयर मिस नेहा राय, जिन्होंने आज हमें पॉक्सो, जुवेनाइल जस्टिस और बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल में बात करी। आई होप ये कॉन्वर्सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगने वाली है। लेट्स बिगिन द शो। थैंक यू। नमस्कार नेहा जी। नमस्कार सोम जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, एंड इट्स सो गुड टू बी बैक। सेम हियर। और इतने बिजी शेड्यूल में, जैसे हम बोलते हैं, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। इतने बिजी शेड्यूल में आपने हमें बुलाया, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। नेहा जी, सिंस आप कब से हैं लीगल प्रोफेशन में? 2013 से अगर हम काउंट करें तो 12 साल से तो ऊपर हो गए। तो 12 साल में आपने मेनली जो रहा वो आपका क्रिमिनल, फैमिली मैटर्स वही रहा फोटे, या कुछ और भी था? क्रिमिनल, फैमिली, कस्टम्स, अच्छा। ये मेरे जो 3 एरियाज़ हैं वो मेजरली रहे, और जिसमें से क्रिमिनल सबसे ज़्यादा रहा। सो सिंस नेहा जी आप इतने सारे फोटे हैं आपके, जी। तो आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है? मेरा पर्सनल फेवरेट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली क्रिमिनल है। वो क्रिमिनल तो बहुत वास्ट है, उसमें आपकी क्या स्पेशलिटी है? पॉक्सो ओ, ओके। एंड 376 Okay. which is now 69 of BNS, ओके। rape के sections, murder, attempt to murder, economic offences. So mostly जो मेजर हीनियस क्राइम से लेके इकोनॉमिक ऑफेंसेस के क्राइम्स हैं वो सारे मैं कवर करती हूँ। तो आज थोड़े दर्शकों को हम पॉक्सो के बारे में डिटेल में बात करते हैं। जी। थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि है क्या, ये एक्ट कब से बना और उसके पीछे वजह क्या रही बनाने की। ओके, सो पॉक्सो एक एब्रीवेशन है। ओके। पॉक्सो को अगर हम तोड़ें तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। अच्छा। ये आया है 2012 में। ओके। ये आया कैसे है, अगर हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं जी। तो यूएन कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड्स राइट 1989 में इन्होंने एक ऐसा कुछ बनाया था जिसमें चिल्ड्रन के जो राइट्स हैं इन रिस्पेक्ट विथ एवरीथिंग, ओके। वो उन्होंने बोला था सारी कंट्रीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। Okay. जिसमें से सेक्सुअल ऑफेंसेस भी आते थे। अच्छा। सो 1989 में के बाद NCRC ने एक मैंडेट कर दिया कि सारी कंट्रीज़ को ओके। एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जो स्पेसिफिकली चिल्ड्रन के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट यूज़ किया जाए, ओके। उनके लिए यूज़ किया जाए, जिसमें से उनका स्पीडी ट्रायल हो, और जो लॉज बेसिक एक्ट्स में नहीं हैं वो स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर एक्ट में हो। ओके। ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री और हमारी पार्लियामेंट उसके बारे में सोच नहीं रही थी, बिल्कुल सोच रही थी। लेकिन 1989 के बाद 1992 में इट वाज इंडियाज़ फर्स्ट अटेम्प्ट टू स्टार्ट विद द पॉक्सो which came into existence in 2012. 2012? Yes. You mean to say it took so many years to take it form? It did. Okay. Why? ज़्यादा ज़रूरत हमें तब समझ में आई जब हमने ये देखा कि केसेस जो हैं वो रैपिडली बढ़ रहे हैं, बहुत ही तेज़ी से। Okay. लेकिन रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। अच्छा। क्योंकि पॉक्सो के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो मेजर जो भक्षक होते हैं वो बहुत ही करीबी होते हैं। कभी वो
घर के कोई रिश्तेदार हो गए, चाचा हो गए, कज़न हो गया, पिता हो गए। तो इन सारे कंडीशन में एक बच्ची या एक बच्चा, पहली बात तो पॉक्सो जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि पॉक्सो जेंडर न्यूट्रल है। ओके। एक बच्चे के साथ भी अगर कोई ऐसा सेक्सुअल असॉल्ट होता है वो भी पॉक्सो में आता है। अच्छा। और बच्ची के साथ अगर होता है वो भी पॉक्सो में आता है। ओके। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अगर जो ऑपरेटर है वो घर का ही है तो उसको हमें घर में ही बताने में कितना टाइम लग जाएगा। क्योंकि अगर हम एक बच्चे की मानसिकता देखें तो हमें यही लगता है कि बच्चा सोचता है कि कुछ ना कुछ शायद मैंने गलत किया होगा, या दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ अ प्ले विच आई हैव बीन आस्क्ड टू गो अहेड विथ इट। सो वो चीज़ वहीं पे दब के रह जाती है। मतलब उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता। बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर पाता। Okay. और कभी अगर हिम्मत करके कोई बच्चा बता भी देता है तो उसको वहाँ पे दबा दिया जाता है कि अरे परिवार की इज्जत है, मत बोलो, रहने दो, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो ये जो टर्म है ना, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलत लगा होगा, बचपन से ही गैस लाइटिंग शुरू हो जाती है। ओह गॉड। अच्छा। सो उस चीज़ से बाहर आने के लिए जी। ये लॉ पर्टिकुलरली बनाया गया। क्यों? क्योंकि हमारे आईपीसी के सेक्शन में, जो कि अब बीएनएस हो चुका है, हमारे आईपीसी के सेक्शन में कुछ सेक्शंस थे जो इनको कवर कर सकते थे। अच्छा। कि आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, रेप, ऐसा। बट ऐसा कहीं भी कोई भी सेक्शन नहीं था जिसमें चाइल्ड की प्रोटेक्शन हो, ओके। चाइल्ड विटनेस की प्रोटेक्शन हो। ओके। हमारे लॉ के हिसाब से चाहे वो फैमिली का मैटर हो या कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का मैटर हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जुडिशरी के लिए वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड है। करेक्ट। अगर हम वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड सोच रहे हैं तो हमें हर तरीके से और हर स्फेयर में उसको सोचना पड़ेगा। बच्चे से सवाल पूछना, उस इंसिडेंट के बारे में पूछना, उससे 10 तरीके के बार बार वही सवाल पूछना, उसकी मानसिकता कैसे हैंडल करना है, कैसे नहीं करना है, ऐसा कुछ भी हमारे पुराने लॉ में नहीं था। तो नेहा जी, मेरा एक जो सवाल ये था कि पॉक्सो के केस में आपने कहा कि जो भी ऐसे क्राइम्स होते हैं उसमें अपने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो कितने परसेंटेज होंगे जो ऐसे होंगे? मेरे पास जो केसेस आए हैं उनमें तो 70% है। यू मीन टू से 70% अपने ही घर के लोग? अपने ही घर के लोग, अपने ही घर के टीचर्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, मतलब यू आर अक्वेंटेड टू समबडी? या यू आर अक्वेंटेड विद समवन। अननोन कोई भी नहीं था? नहीं। ओह। बच्चा जानता है उनको। अच्छा। बच्ची जानती है उनको। ओके। सो एक तरीके से ट्रस्ट है उनके ऊपर। तो ऐसे किस मिनिमम एज और मैक्सिमम एज कितनी रही होगी जिनको आपने हैंडल किया है? 5 साल से लेके 15 साल तक। यू मीन द गर्ल इज 5 years? ओह ओके। गर्ल वॉज 5 years जब उसके साथ ये हादसा हुआ था। और ट्रायल में उसकी एविडेंस आते आते वो 10 साल की हो गई थी। अच्छा, इतना डिले हो गया? डिले हुआ था, प्रोसेस हुआ था, जो भी हुआ था, बट हाँ 5 साल लग गए। तो वो 5 साल के बच्चे की मेमोरी उतनी रिटेन रही होगी जो 5 साल में हुआ वो 10 साल तक याद रहे उसको? आपको क्या लगता है? आई थिंक वो 20% या 30% ही रह गई होगी। एग्जैक्टली। तो इसलिए हमारे कानून में एक लॉ है, एविडेंस एक्ट, ओके। जिसमें मेमोरी रिफ्रेश करने का भी एक सेक्शन होता है। अच्छा। तो जब भी गवाही होती है किसी भी प्रोसिक्यूट्रिक्स हम उसको बोलते हैं जिसके साथ ये हादसा हुआ है, ओके। तो उस प्रोसिक्यूट्रिक्स को उसकी कंप्लेंट दिखाई जाती है, भले उसके गार्डियन ने की हो, भले उसके किसी जानने वाले ने की हो, क्योंकि सिर्फ जिसके साथ हुआ है वही नहीं कर सकता है। अच्छा। बाकी कोई भी कर सकता है एज पर द पॉक्सो एक्ट, ये लिबर्टी है हमारे पास। तो वो कंप्लेंट दिखाई जाती है। ओके। उसके बाद वो स्टेटमेंट बताया जाता है कि बेटा देखो तुमने पुलिस के आगे ये स्टेटमेंट दिया था, वो बताया जाता है। सो एक तरीके से उसकी मेमोरी जो है वो रिफ्रेश कराई जाती है, एंड दैट इज़ अ मैंडेट एज पर द प्रोसीजर। ओके। सो उस हिसाब से बच्चे को ऑफ कोर्स अगर आप कंप्लेंट दिखाते भी हो, अगर आप उसका जो भी गवाही है वो दिखाते भी हो, उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चे को वो
भयानक हादसा याद करना कितना मुश्किल होता होगा। ट्रॉमेटिक तो होता ही होगा। बिल्कुल, क्योंकि आप बार बार उससे वही चीज़ पूछ रहे हो कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, और क्वेश्चंस किस हद तक जा सकते हैं वो मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो ऐसे केसेस में बच्चे के साथ कोई होता है या ये घर पे होता है या कहाँ होता है, कोई इसके बारे में बताएं। ये एज पर द कंफर्ट ऑफ द चाइल्ड होता है। अच्छा, बच्चे का कंफर्ट उसके घर पे है या कोई ऐसी किसी सोशल एक्टिविस्ट या NGO के पास है, वहाँ पे होता है। Okay. या अगर जज के साथ सामने जो गवाही हो रही है वो है तो सिर्फ जज के चेम्बर में होगा, जहाँ पे एनी वन ऑफ द पेरेंट होना ज़रूरी है। मैंडेटरी है। मैंडेटरी है, बिल्कुल है, लेकिन कभी कभी उनको उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है और वो उनको उस चीज़ से वंचित कर दिया जाता है। थोड़ा आप इसके बारे में और डिटेल में बताएं ये एक्चुअली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। प्लीज़। मेरा एक केस था जिसमें यही केस था जिसके बारे में मैं बता रही थी कि 5 साल की बच्ची के साथ कुछ हुआ था और उसकी गवाही जब हुई मजिस्ट्रेट साहिबा के सामने, तो जो माँ थी उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था साथ में बैठने के लिए। अच्छा, तो मैंने सवाल किया क्यों, आप क्यों नहीं बैठने दे रहे, बिकॉज स्टैट्यूट में कहाँ लिखा हुआ है कि माँ को नहीं बैठने दे सकते हो आप। ओके। तो उसके बाद उनको बैठने दिया। अच्छा, आपके इंटरवेंशन के बाद? मेरी इंटरवेंशन के बाद। अच्छा। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं सोम जी जो लोगों को नहीं पता है। अब अगर जज बोल रहा है या कोई पुलिस ऑफिसर बोल रहा है, बड़ा बोल रहा है, तो ऑफ कोर्स एक तरीके से कानून बोल रहा है, तो उस कानून को तो मानना पड़ेगा ना। सही बात जी। और सबसे बड़ी बात होती है कि आप चिंता ना करें, बच्चे को हम बिल्कुल प्यार से संभाल लेंगे, लेकिन कितना भी आप संभाल लेंगे तो बच्चा अपने पेरेंट्स से ज़्यादा किसी और के साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकता अनटिल अनलेस कि पेरेंट्स ही पर्परेटर है। ओके, समझ गया। ओके, सो दिस इज़ द केस। तो नेहा जी, आपको नहीं लगता कि पॉक्सो थोड़ा रिजिड है या आप डिफाइन करना चाहते हैं इस चीज़ से? इस क्वेश्चन का ना आंसर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रिजिड का मतलब आप क्या समझते हो? जिसमें टॉलरेंसेस बहुत कम हो। ओके, टॉलरेंसेस कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसके फेवर में कानून बिल्कुल रिजिड बन के खड़ा हुआ है और आगे किसी और की सुनता नहीं है और बिना इन्वेस्टिगेशन किए। हाँ, मुझे लगता है कि कई जगह हो सकता है इस चीज़ को मिसयूज़ किया जा सके, शायद आपके पास कुछ ऐसे केसेस भी होंगे, तो हम ये दोनों का डिफरेंस समझना चाहते हैं। इस वजह से मैंने पूछा कि पॉक्सो क्या रिजिड है या आपकी क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर? देखिए, पॉक्सो को रिजिड बनाया गया है। ओके। क्योंकि अगर पॉक्सो रिजिड नहीं होता तो जितनी रिपोर्टिंग हो रही है या जितनी रिपोर्टिंग बढ़ रही है, हम अभी अगर हम NCRB का डेटा देखते हैं तो अराउंड मोर देन 96,000 केसेस एनुअली रिपोर्ट हो रहे हैं। और ये रिपोर्ट हो रहे हैं। ये कब की फिगर है? आई गेस 2024। आई नीड टू कंफर्म दैट, बट एज पर माई इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज 2024 तक की है कि एटलीस्ट 96,000 केसेस तो रिपोर्ट होते ही होते हैं। ये बढ़ रहे हैं? ये बढ़ रहे हैं। अच्छा, ओके। सो या तो अवेयरनेस बढ़ रही है कि लोग आगे आ रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं, या तो केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें चल रही हैं। तो क्या आपके पास ऐसा कुछ है जहाँ पे ये रूरल या अर्बन कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है? इसका कुछ डेटा है आपके पास? ऐसा कुछ नहीं है कि रूरल और अर्बन में कोई ऐसा है कि रूरल में ज़्यादा हो रहा है या अर्बन में कम हो रहा है। दोनों जगह अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी में अपने प्रपोर्शन में हो रहा है। ओके। एजुकेशन एंड एक्सपोजर हैज़ नथिंग टू डू फॉर एनी परपरेटर टू डू दैट ऑफेंस। ये चाहे वो गांव का बंदा हुआ या वो किसी मेट्रो सिटी का बंदा हुआ या बंदी हुई, तो इसका रूरल और अर्बन से मेरे ओपिनियन से कोई लेना देना नहीं है। इसमें एज फैक्टर्स को लेकर के क्या रूलिंग्स हैं, इन द सेंस के द गर्ल हैज़ टू बी अंडर 17-18? ओके, सो अगर हम पॉक्सो के स्टैट्यूटरी बिल्कुल सेक्शंस पे जाएं तो 18 साल से नीचे का कोई भी बच्चा होता है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज चाइल्ड। पर ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। इनफैक्ट अभी हाल में दिल्ली हाई कोर्ट का एक केस डिसाइड हुआ है, वंडरफुल ब्यूटिफुली रिटन जजमेंट जी। 16 अप्रैल को ही डिसाइड हुआ था और उसमें
दिल्ली हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया हुआ है इन रिस्पेक्ट विद द एज वेरिफिकेशन, पॉक्सो के बारे में, कंसेंट के बारे में. I would like to say to everyone to read that judgment because that judgment is a kind of a Bible for the POCSO. अच्छा. वहाँ पे इतनी ब्यूटीफुली तरीके से ऑनरेबल कोर्ट ने बताया है कि जो लॉ है वो लॉजिक की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता. अच्छा. एक्सपीरियंस की तरह उसको आपको ट्रीट करना चाहिए. ओके. जो केस मैं आपको बता रही हूँ उस केस में जो लड़की थी वो 17 साल की थी, लड़का 22 साल का था. दोनों में प्यार हुआ, शादी हुई और जब वो प्रेग्नेंट हुई वो हॉस्पिटल गई तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को जब लगा कि ये प्रेगनेंसी जो है वो उसकी माइनॉरिटी में हुई है. सो जब वो माइनर थी तब का. एग्जैक्टली. सो इट इज़ ऑल्सो मैंडेट फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन की वो रिपोर्ट करे. ठीक है. उन्होंने रिपोर्ट की. करेक्ट. उन्होंने रिपोर्ट किया, लड़का जो है गिरफ्तार हुआ. अच्छा. ही वाज अरेस्टेड. ही वाज अरेस्टेड. ओह. अब लड़की जो है वो क्वेश्चन के लिए गई कोर्ट में. अच्छा. क्वेश्चन किया जा सकता है उसको. बिल्कुल किया जा सकता है. हुआ है ये तभी ये जजमेंट प्रोसेस आई क्या है. रहा जिस दिन ये हुआ? हाँ. ही वाज अरेस्टेड इमीडिएटली. नो, it did take some time. Okay. But he was the process was on. So in that when the girl was called in the court, तो she said कि ये मेरी फैमिली टूट रही है, इस एक्शन से मेरी फैमिली टूट जाएगी, मेरे बच्चे का बाप बिछड़ जाएगा. वहाँ पे कोर्ट ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया. Okay. कि कंसेंट जो है आपको ये देखना चाहिए कि एक सिर्फ अगर ये चीज़ कोई 15 साल की बच्ची बोले, 14 साल की बच्ची बोले और 25 साल का लड़का है और फिर वो बोल रहे कि नहीं ये प्यार है और ये है, तो वहाँ पे आप कंसेंट को कंसेंट की तरह नहीं मान सकते हो. ठीक है. बट अगर एक 17 साल की लड़की है जिसके पास एक्सपोजर है, एजुकेशन है, जिसको अपने रेपरकशंस पता है, जो बोल रही है कि दिस इज़ कंसेंशुअल, सो वहाँ पे कोर्ट को लीनियंट होना चाहिए. वहाँ पे कोर्ट को देखना चाहिए कि कहाँ लॉजिक नहीं, वहाँ पे एक्सपीरियंस लगाना चाहिए. वहाँ पे देखना चाहिए कि कहीं एक फैमिली तो बर्बाद नहीं हो रही. राइट. सो एब्सोल्युटली. अगर वो बंदा जेल चला जाएगा, उस जेल से वापस आने के बाद वो तो नहीं रहेगा जो वो पहले था. उसकी पूरी की पूरी फैमिली बिखर जाएगी. तो इस वजह से इस पर्टिकुलर हरमीत सिंह नाम है इस जजमेंट का, हरमीत सिंह वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स. ब्यूटिफुल जजमेंट. आई अर्ज एवरीवन टू रीड दैट जजमेंट. ओके. एटलीस्ट हैव अ ब्रीफ सिनॉप्सिस. आजकल तो बहुत ही ज़्यादा चैट जीपीटी, AI, क्लाउड AI आ चुके हैं. यू जस्ट पुट दैट जजमेंट एंड यू विल गेट अ ब्रीफ ऑफ इट. तो एटलीस्ट वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि कंसेंट को बिल्कुल ही किताबी भाषा की तरह ना लिया जाए और एक्सपीरियंस की तरह लिया जाए. तो जब कंसेंट की बात होती है तो इसमें कहीं पे कोई डेफिनेशन है या डिमार्किंग है जहाँ पे एज को कंसिडर किया जाता है? कंसेंट की जो है डेफिनेशन है बिल्कुल कि कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. ये IPC में है. ओके. और कोई भी कोएर्शन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का. ये सारी चीज़ें हैं. लेकिन पर्टिकुलरली ऐसा उम्र को लेके जो है वो कोई बाउंड्री ऐसे खिंची नहीं है. वहाँ पे अगर हम स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस देखें या स्टैट्यूटरी एक्ट जो स्टैट्यूट्स हैं वो देखें तो वहाँ पे 18 ईयर्स से अगर एक दिन भी नीचे लड़की है तो बॉक्स. अच्छा. अगर हम इसको एक सिनेरियो ले लेते हैं, अगर ये लड़का 22 साल का ना होकर के 35 साल का होता तो उस केस में रेपरकशन दूसरे होते क्या? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं. तो उसमें भी सेम प्ली होती लड़की की कि भाई इट वाज कंसेंचुअल एंड ऑल दैट, तो कोर्ट कैसा देखता है उस? दैट डिपेंड्स ऑन केसेस टू केसेस अगेन. अच्छा. फिर से मैं वही बोलूँगी, मोस्ट वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड देखा जाता है. और एक और बड़ी सबसे बड़ी चीज़ जो इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोली है कि विक्टिम है कि नहीं पहले ये चेक तो करो. क्या पहले वो आइडेंटिफाई किया जाए. वो आइडेंटिफाई तो करो कि वो विक्टिम जो है, विक्टिम की डेफिनेशन है कि जिसने वो ऑफेंस सहा है, जिसके साथ वो गलत हुआ है, वो हादसा हुआ है. Somebody has suffered. So
अगर वो विक्टिम ही नहीं है, वो बोल रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, तो फिर वो विक्टिम कैसे हुआ? फिर आप दूसरे को एक्यूज कैसे बना रहे हो? ओके ओके। तो दैट डिपेंड्स ऑन केसेस टू केसेस। हाँ, कहीं 33 साल का इंसान जो है वो डिसीविंग भी हो सकता है और 17 साल की बच्ची को वो डिसीव कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो 17 साल की जो लड़की है वो डिसीव कर रही हो 33 साल के लड़के इंसान को। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी हो सोम जी। सकता है। तो और यूज मिसयूज दोनों ही हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, ऐसे भी केसेस आते हैं? बिल्कुल आते हैं, बहुत आते हैं। तो ऐसे केस में क्या रेमेडीज रहती है? रेमेडीज बहुत बाद में मिलती हैं। अच्छा। वहाँ तक आते आते मैं बोलूँगी चूरमा निकल जाता है एक्यूज्ड का। सीरियसली? बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्ट है और बच्चों के खिलाफ अगर कोई ऑफेंस हो रहा है तो उसको हमारी जुडिशरी, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ जो हैं बहुत ही सीरियसली लेती हैं। इसमें कौन कौन से क्लॉज आते हैं जिसको पॉक्सो के अंदर आइडेंटिटी, जैसे मिसबिहेविंग हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, फिजिकल एब्यूज़ हो गया, क्या क्या आता है इसके अंदर? वो सारी चीज़ें जो एक एडल्ट के साथ हो सकती हैं, वो सारे ही चीज़ें पॉक्सो में डाली गई हैं। जैसे आपका सेक्सुअल हरासमेंट हो गया। सेक्सुअल हरासमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आप किसी को पोर्नोग्राफी दिखा रहे हो। अच्छा, वो भी आता है? या बिल्कुल आता है। या पोर्नोग्राफी में इंक्लूड कर रहे हो। ओके। या आप कोई ऐसा जेस्चर कर रहे हो जिससे वो अनकंफर्टेबल हो रही हो, बच्चा बच्ची जो भी है, या आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो जिससे आप अनकंफर्टेबल कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें सेक्सुअल हरासमेंट में आती है। एक कॉन्वर्सेशन के बीच में अगर कोई किसी को गाली भी देता है तो विल बी टेकन एज एन ऑफेंस? इट कैन बी, डिपेंड्स ऑन आप दे किसको रहे हो। अगर आप बच्चे को एक गाली दे रहे हो, सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ वेरी नॉन एक्सेप्टेड जेस्चर। ओके। हम अपने घर में बच्चों के सामने ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करते हैं जी। तो अगर कोई बाहर वाला या कोई घर का भी आके ऐसी बातें कर रहा है या गाली दे रहा है, सो दैट कैन बी टेकन। बट यही है कि अगेन छोटी छोटी बातें हैं, ऐसा तो होता है, ये तो चल जाता है। टिक इट इन योर स्ट्राइड हो जाता है कि नहीं, उसको छोड़ दें। और बिल्कुल। ओके। तो इसके अंदर जैसे आपने कहा और भी डायमेंशंस हैं, एक तो सेक्सुअल पार्ट हो गया, और कौन से डायमेंशंस हैं इसके अंदर? सेक्सुअल पेनिट्रेशन, रेप की पेनिट्रेशन हुआ है, ओके, उसको रेप की कैटेगरी में माना जाता है। ओके। और वो किसी भी तरीके से वो पूरा वेल डिफाइंड है एक्ट में कि उसकी सज़ा अलग है, सेक्सुअल हरासमेंट की सज़ा अलग है, असॉल्ट की सज़ा अलग है। तो सारी ही चीज़ें जो हैं बहुत ही अच्छी तरीके से एक्ट में डिफाइन करी। तो जैसे आपने सीसीएल की बात करी और शायद एक जेजे एक्ट भी है, इसके बारे में थोड़ा आप दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, जुवेनाइल जस्टिस प्रोटेक्शन एक्ट है ये। okay. ये स्पेसिफिकली उनके लिए बना हुआ है जो बच्चे या तो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ होते हैं, okay. या उनके अगेंस्ट कुछ ऐसी चीज़ ऑफेंसेस होते हैं जो उसमें कवर हो सकते हैं, तो वो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए बनाया जाता है। okay. तो जैसा कि आपने मुझे ये बताया था कि अगर जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है वो भी अंडर 18 है और जो एलिजिड ऑफेंडर है वो भी अंडर 18 है, तो उसको हम जेजे एक्ट के अंदर ट्राई करेंगे। okay. ठीक है, उनकी कोर्ट अलग होती है, उनमें उनके जो जजेस होते हैं वो एक्चुअली में जजेस नहीं, 3 मेंबर्स होते हैं। okay. और जेजे एक्ट में पूरी गाइडलाइंस हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पूरी गाइडलाइंस जो है वो इशू करी हुई है कि अगर जो सीसीएल से अगर अगेन जो बच्चा एलिजिड ऑफेंडर है उससे अगर पूछताछ होगी तो सिविल कपड़ों में होगी, कोई भी पुलिस वाला वर्दी में बात नहीं करेगा, और जहाँ पे उन्हें रखा जाएगा उसे प्रोटेक्शन हाउस बोलते हैं, जेल नहीं बोलते हैं। अच्छा, ओके। ठीक है, जेजे एक्ट के हिसाब से कितना भी हीनियस क्राइम हो, बेल जो है विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम होती है। कितना टाइम होता है नॉर्मली? एटलीस्ट विद इन अ वीक, डिपेंडिंग अपॉन द अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज एंड टेक्निकलिटीज एंड दिस। हफ्ता तो है कम से कम, इतना तो हो जाता है, इतना हो जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ हमारी जुडिशरी और देखती है कि नॉट ओनली विद द
पॉक्सो मैटर या कोई सेक्सुअल ऑफेंस मैटर, जैसे मान लीजिए कि 2 बच्चों की लड़ाई हो गई और अटेम्प्ट टू मर्डर का मैटर लग गया, काफ़ी सुना भी है मैंने ऐसे। हाँ, और उस बच्चे को प्रोटेक्शन हाउस में भेज दिया। अब उस बच्चे को प्रोटेक्शन हाउस से निकलने में एज पर द स्टैट्यूट ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था, लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं थी। अच्छा। जो उनके पेरेंट्स थे उनको पता नहीं था कि कैसे निकालना है, कब निकालना है, क्या करना है। जब मैंने ये केस लिया, जब मैं गई कोर्ट में और जब जज साहब ने मुझे ये बोला कि काउंसिल, आई एम मच मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द सेफ्टी ऑफ योर क्लाइंट। अच्छा। सो जो मेन ऑब्जेक्ट है हमारा जेजे एक्ट का, वो है रिस्टोरेशन ऑफ चाइल्ड इनटू द सोसाइटी। करेक्ट। उसको वापस से लेके आना है जी। हमें उसे एक्यूज की तरह ट्रीट नहीं करना है। ओके। तो वो चीज़ जो है, वो उसकी भी जो है गाइडलाइंस हैं कि बच्चा जो है एक सेफ प्लेस में रहना चाहिए, चाहे जो भी हो, चाहे वो विक्टिम हो, चाहे वो एलिजेड ऑफेंडर हो। तो उसकी सेफ्टी एलोकेशन का एक अलग से प्रोसीजर होता है कि आपको बताना पड़ता है कि हाँ जी, हम अपने बच्चे को लेके यहाँ पे जा रहे हैं, और वो एड्रेस वेरीफाई होता है। एड्रेस वेरीफाई होने के बाद वो रिपोर्ट आती है और उसके बाद फिर बेल मिल जाती है। ओके। मेरे केस में जो ऑफेंडर्स थे वो 2 से 3 थे। ओके। मैंने अपनी बेल लगाई अलग, 2 ऑफेंडर्स जो एलिजेड थे उनकी अलग बेल चल रही थी। मेरी रिपोर्ट आ गई, मेरा बच्चा जो है पिछले 1 महीने से प्रोटेक्शन हाउस में है। अच्छा। मेरी रिपोर्ट आ चुकी है, जज साहब नहीं थे, बाकी के 2 मेन मेंबर नहीं थे, बाकी के 2 मेंबर्स थे। चाहते तो बेल की सुनवाई उस दिन हो सकती थी। अच्छा। लेकिन हमारे रीडर साहब ने, जो वहाँ पे बैठते हैं, उन्होंने बोला कि अरे ये बेल भी तो लगी हुई है ना, दोनों को साथ में लगाते हैं। अच्छा। तो मैंने बोला पर है तो अलग अलग ना, इनकी रिपोर्ट आ चुकी है, हम क्यों रख रहे हैं? अरे मैडम 9 दिन की तो बात है। अच्छा। क्या मैं उनसे पूछना चाहती थी कि क्या 9 दिन आप रह पाओगे प्रोटेक्शन हाउस में भी? जी। अरे मैडम वो भी तो रह ही रहा है ना। तो मैंने उनसे पूछा कि जेजे एक्ट के कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है कि एक बच्चे की बेल अगर हो रही है और दूसरे की रिपोर्ट नहीं आई है तो दूसरे की भी नहीं होगी, ज़रा दिखा दीजिए आप मुझे। अच्छा, पूछा आपने? मैंने बिल्कुल पूछा। ओके। तो उसके बाद वो थोड़े से मुझसे ऑब्वियस है, रूठ गए। तो उन्होंने बोला नहीं जी मैडम, अब तो यही डेट है। अच्छा। तो हम इन सब चीज़ों में कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए रहते हैं। ओके। लेकिन हाँ, उनकी मेहरबानी हमारे ऊपर ये थी कि डेट हमें थोड़ी शॉर्ट मिली। अच्छा। और हमारा बच्चा जो है वो विदिन अ वीक बाहर आ गया। अच्छा, वो आ गया था। वो आ गया, बाहर आ गया। ओके। बट द थिंग इज़ दैट सोम जी, मेरा मानना ये है कि जो ये छोटे छोटे टेक्निकल लैचेस होते हैं ना, इनकी वजह से जो स्टैट्यूट का मेन पर्पस है वो डिफीट हो रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फिर हमने बनाया ही क्यों है? सही बात है। फिर हम आईपीसी या बीएनएस के थ्रू ही जाते हैं ना, फिर रखते हैं ना हम जेल में। अटेम्प्ट टू मर्डर बहुत बड़ा चार्ज है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। भले दैट इज अ मैटर ऑफ ट्रायल, भले वो जो ऑफेंस हुआ है वो एक नेल कटर के उससे हुआ है जिससे, और जो विक्टिम एज एलिज्ड विक्टिम खड़े हुए हैं हमारे, और बिल्कुल सही खड़े हैं, और वो मुझे लुक दे रहे हैं। एक बार के लिए मुझे लगा कि मैं खतरे में हूँ। अच्छा, ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। बीइंग अ क्रिमिनल लॉयर इज अपने थोड़ा सा अपना आप को लेके चलना, अपने से। चैलेंजेस है हमारे। ओके। सो ये सारी चीज़ें मैटर ऑफ ट्रायल है। ओके। लेकिन जो बेल के लिए स्पेसिफिकली सेक्शन 12 ऑफ जेजे एक्ट बोलता है, हम वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मेरा ये सवाल है। राइट। हाँ, माना कि पेंडेंसी बहुत है, माना कि 10 लाख के ऊपर सिर्फ 50 जजेस हैं या 20 जजेस हैं, सॉरी, और एज पर द लॉ कमीशन कम से कम 50 जजेस होने चाहिए। माना कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो 148 करोड़ की है, माना कि हर साल ऑफेंसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन कम से कम जो फाइल तुम्हारे सामने आई है, रिपोर्ट तैयार है, उसको तो करो। जस्ट डू योर जॉब। उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए मुझे, पर अपनी जॉब तो करो आप।
आई बिलीव नेहा जी जितनी भी आपने बात बोली, जहाँ पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँचे, और आई रियली होप सो। शायद इसके लिए कुछ ज़रूरी कार्रवाई की जाए ताकि चीज़ों को सेफगार्ड किया जा सके। आई जस्ट वॉन्ट कि जे एक्ट जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, या पॉक्सो जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, जो सबसे पहले जब हमारा एक्ट जब हम खोलते हैं ना, तो सबसे ऊपर ऑब्जेक्ट लिखा रहता है। अच्छा, वो ऑब्जेक्ट आप बस पूरा कर लो, राइट, बस, ओके। उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। तो नेहा जी मेरा सवाल ये है कि जैसे कई केसेस बहुत ब्रूटल होते हैं, और ऐसे केसेस को क्या हमें उनको अडल्ट की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए, या आपको लगता है कि जो आपका जे बिल्कुल ट्रीट करना चाहिए, और सुप्रीम आफ्टर निर्भया कांड ये तो गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं कि अगर ऐसे जो केसेस हैं, इनफैक्ट जो वो निर्भया कांड में भी जो वो माइनर था, वो एज एन एडल्ट ट्रीट हुआ था। अच्छा, या तो करेक्ट, तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि ऐसी इतनी जो ब्रुटैलिटी है, दैट डिपेंड्स अपॉन द केसेस टू केसेस, दैट डिपेंड्स अपॉन द ब्रुटैलिटी टू ब्रुटैलिटी। अगर अगर ब्रूटल सबसे ज़्यादा उस माइनर ने किया है, तो उसको ट्राई एज अ अडल्ट किया जाएगा। अच्छा, जैसे नेहा जी लोग इस पॉक्सो एक्ट को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी करते हैं जी। तो उस केस में कोई पेनल्टी वगैरह है क्या, जो इसको रॉन्गली लोगों को एक्यूज़ कर देते हैं? देखिए, अगर प्रूव हो गया कि ये पॉक्सो जो है वो मिसयूज़ हुआ है, राइट, तो ऑफ कोर्स जिन्होंने जो गार्डियन है, जिन्होंने केस लगाया है, उनके ऊपर केसेस हो सकते हैं। तो नॉर्मली आपने देखे हैं कुछ केसेस जहाँ पे ऐसा हुआ है? मेरे पास ऐसा केस आया था, ओके, जिसको मैंने छोड़ दिया था, और जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर अ प्रॉपर्टी मैटर उन्होंने, अ चाइल्ड वाज यूज्ड ओ माय गॉड, फॉर द पॉक्सो। अच्छा, सो जब मुझे बाद में पता चला, जब मैंने ये रियलाइज़ किया बच्चे से बात करने के बाद कि दिस इज़ ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर द मनी, दैट पुअर किड इज़ बीइंग यूज्ड बाय हर ओन पेरेंट्स। ओ माय गॉड, सो वहाँ पे मुझे लगा, वहाँ वो मेरे लिए वो मेरा पहला केस था जहाँ पे मुझे शॉक लगा था, ओके, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता था कि कोई माँ बाप इस हद तक तो नहीं जाएगा इतने स्टूप डाउन नहीं करते कि अपने बच्चे को ऐसे ट्यूटर करे, या ये बताए, या ऐसे करे, तो नहीं। सो हाँ, ऐसा केस मेरे पास आया था। तो आपने एथिक्स की वजह से उसको छोड़ दिया? बिल्कुल। और ऐसे केसेस आपको याद है जहाँ पे कोर्ट ने फाइंड आउट किया हो लेटर एविडेंस में कि भाई झूठा केस था, फेक था, तो उसमें क्या किस टाइप की पेनल्टी दी गई थी? इन माई एक्सपीरियंस, इन माई नॉलेज, मेरे सामने अभी तक ऐसा कोई मैटर नहीं आया है। अच्छा, अभी तक नहीं आया? मेरे सामने ऐसा कोई मैटर नहीं आया है, बट ऑफ कोर्स हुआ होगा, और हमारी जुडिशरी इस चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली ट्रीट करती है। ओके, हमारे जजेस जो है बहुत, क्योंकि जहाँ पे मसला बच्चों का आता है ना, वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं कानून को लेके, हर चीज़ को लेके। वहाँ पे हम इवन माँ बाप को भी ग्रिल कर सकते हैं, हम जो दूसरी पार्टी है उसको तो करेंगे ही, लेकिन जब अगर हमें ये पता चल गया कि उस मासूम को यूज़ किया जा रहा है, तो वो भी तो एक ऑफेंस ही है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो उसका भी एक सेक्शन है, जे एक्ट में भी है और पॉक्सो में भी है, और इवन आईपीसी में जो बीएनएस है उसमें भी है। अच्छा, सो वो उसके तहत उनको ऑफेंस के अंदर उनको बुक किया जा सकता है। ठीक है। तो नेहा जी, जैसे अभी आपने बताया कि पॉक्सो को लेकर के कोर्ट बहुत सेंसिटिव रहते हैं, कंसर्न रहते हैं, जस्टिस को लेकर बड़े प्रॉम्प्ट रहते हैं, तो क्या ऐसे ही कोर्ट अडल्ट्स के केस में होते हैं जहाँ पे फेक रेप एलिगेशंस होते हैं? बिल्कुल, क्योंकि प्राइमा फेसाई तो केस जो है हमारे पास आया है, वो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को या जुडिशरी को ये तो नहीं पता है ना कि वो फेक है। करेक्ट, राइट। इसीलिए कंप्लेंट और एफआईआर दर्ज होने के बीच में एक टाइम दिया जाता है 8 से 14 दिन का, कि आप अपनी एक इन्वेस्टिगेशन करें, आप बात करें, आप अपनी तरफ से पूरी इन्वेस्टिगेशन करके और फिर उस एलिजिड एक्यूज्ड को अरेस्ट करें। लेकिन ऐसे जो फेक केसेस होते हैं, और होते भी हैं, हम भी बहुत हैंडल कर रहे हैं फेक केसेस, जिसमें लड़की ने सिर्फ आउट ऑफ वेंजेंस, उसको पता है कि जो चीज़ें हैं वो नहीं चल पा रही हैं या नहीं चल पाएंगी, और उसके बाद बंदा कहीं और चला गया, वो भी कहीं और चली गई,
लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया एंड आउट ऑफ वेंजेंस उसने उसके ऊपर रेप का केस लगा दिया ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज। आजकल ये सबसे ज़्यादा चलता है, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज। तो ऐसी चीज़ों से हाउ वन समबडी कैन सेफगार्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ? कभी भी सबसे पहले ही डिस्क्लेमर दे दो कि शादी का चांस नहीं है। इफ यू बोथ आर टू एडल्ट्स, हाउ डू समबडी कम्युनिकेट दैट? एटलीस्ट थ्रू मैसेजेस। तो नेहा जी, अगर कोई अपनी गर्लफ्रेंड को या जिसके साथ वो लिव इन के अंदर है उसमें बोल देता है कि हमारी आपस में शादी कभी नहीं हो सकती, तो उस केस में क्या वो स्टेटमेंट, बेशक वो ईमेल हो या व्हाट्सएप मैसेज हो या टेक्स्टेड मैसेज हो, क्या उसको कोर्ट में यूज़ किया जा सकता है? बिल्कुल यूज़ किया जा सकता है, अगर दूसरी की तरफ से भी उसकी एक्नॉलेजमेंट आ जाए। अगर मान लीजिए मैं लड़का हूँ और मैंने बोला कि भाई देखो, आई लाइक यू, यू लाइक मी, हम दोनों एडल्ट्स हैं, वी आर हैविंग फन, ठीक है। आजकल ये कैजुअल सिचुएशनशिप्स और आई डोंट नो हाउ मेनी टर्म्स आर, बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं ये। सो इन सारी चीज़ों को रख के आगे वो बोलता है कि ये डिस्क्लेमर देता है वो कि भाई देखो, यही है जो है, इसके आगे डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। उसके बाद भी वो लड़की जाती है और वो लड़की 20 साल के ऊपर है, 18 के ऊपर है। जितनी उम्र बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा केस लड़के के लिए अच्छा होता जाएगा। ओके। क्योंकि अगर मान लीजिए एक लड़की जो है वो 26 साल की है, ओके, लड़का जो है वो 30 साल का है, ठीक है। दोनों को एक दूसरे में दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, प्यार करते हैं, जो भी करते हैं, दे आर हैविंग फन। बट लड़के ने बोल दिया है पहले ही कि सी, आई डोंट वांट टू बी विथ यू in the future, nothing can happen in future between us, so if you are okay being with me casually then we can proceed। और वो करने के बाद भी अगर लड़की बिना acknowledgement does not always come in the words। नहीं, हाउ विल समबडी प्रूव कि मैंने ऐसे बोला? लेट्स से कि दोनों के बीच में ये बातचीत हुई और लड़के ने बोला कि ही हैज द लाइन, वी कांट क्रॉस दैट, वी कांट गेट मैरिड, और लड़की ने 6 महीने बाद उसके ऊपर केस कर दिया कि भाई इसने मेरे को प्रॉमिस किया था, एंड देयर इज ओनली वर्बल अंडरस्टैंडिंग व्हिच दीस टू पीपल हैड, तो उस केस में क्या होगा? आई विल रियली एडवाइस टू गेट दिस ऑन द टेक्स्ट मैसेजेस। तो उसका मतलब ये है कि उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख ले और कहीं ना कहीं आर्काइव में डाल दे, ताकि कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो उसको रिप्रोड्यूस कराया जा सके। इनफैक्ट स्क्रीनशॉट भी ना लें, क्योंकि स्क्रीनशॉट में अगर मान लीजिए आपने वो नंबर जो है वो उस लड़की के नाम से सेव किया है, ठीक है। अब कोई भी नाम किसी भी नंबर से सेव हो सकता है। अब अगर आप वो स्क्रीनशॉट लेके कोर्ट में जाएंगे तो लड़की तो बोल देगी कि अरे ये स्क्रीनशॉट जो ये दिखा रहे हैं ये मेरा है ही नहीं। तो पहले नंबर डिलीट करो, नाम डिलीट करो, नंबर डिस्प्ले हो, ताकि नंबर डिस्प्ले हो। ओके। उस नंबर डिस्प्ले पे आप वो चीज़ें बताएं उनको। ओके। और उसके बाद भी अगर वो आपके साथ रह रही हैं, इसका मतलब वो एक तरीके से उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रही हैं। यू आर एन एजुकेटेड वुमन, यू आर हैविंग एन एक्सपोजर and you know the repercussions of the action and the disclaimer given by the person। तुम चाहो तो अगर तुम्हें नहीं रहना है तुम सीधे बोलो नहीं मुझे नहीं चाहिए एंड जस्ट वॉक अवे। और अगर उसके बाद भी तुम उसके साथ रह रही हो तो तुम्हें कौन ये राइट देता है कि उस इंसान ने तुम्हारे साथ कोई ऑफेंस किया है? तुम अपनी मर्जी से उसके साथ रह रही हो। तो नेहा जी, मेरा एक थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल है जी, थोड़ा सा जेन्युइन भी सवाल है ओके। कि क्या रिच और पावरफुल लोगों को जल्दी बेल मिल जाती है और बाकी लोगों को कम देर से मिलती है, ऐसा कुछ है? देखिए, जस्टिस रिच और पुअर देख के तो नहीं होना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है अगेन। लेकिन जहाँ तक कि आप ये बात कह रहे हैं कि रिच लोगों को जल्दी बेल मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है, क्योंकि उनके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जिससे वो बहुत ही अमेजिंग लॉयर्स हायर कर सकते हैं। ये रिसोर्सेज पुअर के पास नहीं है ना, गरीबों के पास नहीं है। वो उनके पास तो एक बेसिक अवेयरनेस भी नहीं है कि उनको जाना कहाँ है। तो आप ये कह रही हैं कि अगर किसी के पास पैसा हो ना हो
एक अच्छे लॉयर की एक्सेस हो एग्जैक्टली तो उसको बेल बिल्कुल definitely मिल जाएगी। नेहा जी, थैंक यू सो मच। आपने आज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी इंसाइट दी सबके बारे में। मेरे को लगता है हमारे दर्शकों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इससे, और अगले पॉडकास्ट में कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सोम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड आई रियली होप कि हमारे दर्शकों को वो जानकारी मिले जो उनका अधिकार है। थैंक यू सो मच। Thank you. ऑल द बेस्ट। थैंक यू।